हेलो दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूरे पैटर्न को देखते हुए। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, लेकिन आपको उस एग्जामिनेशन में केवल 50 प्रश्नों का ही सही उत्तर देके आना होता है। तो क्या इस 50 प्रश्नों की तैयारी आप कर चुके हैं? अगर तैयारी कर चुके हैं तो एक जज्बे के साथ जुट जाइए, कमर कस लीजिए और आज मेरे इन 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन का जवाब देके दिखाइए। और इसी जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हिंदी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा इस प्रकार। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, आपको यह बताना है। यहां सवाल है आपसे अक्षर ज्ञान से संबंधित। ऑप्शन 4 मिलेंगे। पहला ऑप्शन है किशोर मनोविज्ञान, दूसरा है स्त्री मनोविज्ञान, सी आपके सामने है बाल मनोविज्ञान और डी है शिशु मनोविज्ञान। मतलब इस किस मनोविज्ञान में अक्षर ज्ञान का आधार बता दिया जाता है, आपको यह इस प्रश्न में से करके बताना है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको इसका जवाब पता चल गया हो तो आप मिलाइए कौन सा जवाब इसका सही होता है। ऐसे इसमें हम आपको बता दें कि अक्षर ज्ञान का जो क्रिया होता है बालकों में, यह बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लिया जाता है। मतलब पहले क्वेश्चन का मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका यह जवाब सही था? सही था। आगे बढ़ते हैं। गलत था। 50 काउंट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये तो आपके किताब से लिया गया है, ये तो हम जानते हैं, आप सभी लोग बता पाएंगे। प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? एक पंच दिया बेचारे के, कई सारे दांत टूट गए। दांतों की संख्या कितनी टूटी थी यह बताना है। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। यहां भी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरे का जवाब देंगे सभी लोग और एक बात आप काउंट करते रहेंगे कि आपको 50 प्रश्नों का आंसर कहां किस नंबर तक सही मिल गया था। और अगर नहीं मिला सही तक तो पूरा देखिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना इसमें है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता था। ऑप्शन 4 मिलेंगे तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। यह भी आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा इंद्र का वज्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अच्छे से समझ के चारों ऑप्शन को देख के और तब निर्णय लेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध तो देखिए उत्सव, यह तो एकदम गलत है। उत्सव में आप सभी लोग जानते हैं आधा स होता है और पूरा ऐसे, आधा त होता है पूरा स होता है और उसके बाद वह होता है। और ये जहां भी लिखा हुआ ये सही है और ये लिखा हुआ हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। मतलब चौथे का मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पांचवें का जवाब देंगे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना, तो कान भरना किस स्थिति में हम बोलते हैं? जैसे अगर मान लीजिए कोई बात हम नहीं किसी को बताना चाहते हैं और जाके वो बता दिया, तो उसी को हम बोलते हैं कान भरना। मतलब यहां पर हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? निंदा करना, ये नहीं होगा। हतोत्साहित करना, प्रेरित करना, हिम्मत बांधना। ये देखिए इसमें से अगर 5 का मिलाया जाए तो 5 का सबसे ज्यादा सटीक आंसर लगता है ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी के साथ 5वें में बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप काउंट करते रहेंगे, आपको कब तक 50 क्वेश्चनों का सही जवाब मिल जाता है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 है कि अनामिका का जन्म कहां हुआ, ये तो आप शायद बता पाएंगे। और एक छोटा सा सजेशन मेरा है कि अगर आप अपना किताब, हिंदी का जो आपका किताब है, अगर ये किताब पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप चैलेंज करते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में आराम से जवाब देके सही देके आ जाएंगे। और थोड़ा सा मेहनत कर लेते, 50 के 50 टारगेट बनाएंगे इस बार। तो चलिए इस अनामिका के जन्म का स्थान ढूंढते हैं। तो अनामिका का जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे एग्जाम के पहले एक बार बुक को जरूर पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन
व्याकरण से लिया गया है। ई का उच्चारण, अब देखिए यहां पर दीर्घ ई आपके सामने लाया गया है, और दीर्घ ई का उच्चारण अगर उच्चारण करके देखिए ई, तो ई का उच्चारण स्थान आपको क्या मिला, तो ई जब बोलते हैं तो जीभ जो होता है ऊपर वाले तल से या ऊपर वाले मुंह के ऊपरी वाले भाग से सटता है, जिसको तालु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 8वां नंबर, यह भी आपको लिया गया है व्याकरण से। 8वां क्वेश्चन भागना नहीं है, एकदम पकड़े रहेंगे आज हम लोग। 8वां गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन यहां भी देखेंगे। महाजोड़ औषधि, महाजोड़ ईश्वर, भोजन जोड़ औषधि और गिरी जोड़ इस। अब गुण संधि किसको बोलते हैं आप ये जानते होंगे। गुण संधि बोलते हैं जिसमें आपको हा मतलब आ का उच्चारण आ जो होता है वो ई के साथ होने के बाद ये दीर्घ बन जाता है, अर्थात एक गुण का निर्माण कर देता है। इसका राइट आंसर होगा 8वें का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। सातकोड़ी होता ये जो आपके सामने नाम आया है, इसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 4 मिलेंगे, 1929, 1930, 31 और 32। रेगुलर है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप अपना बुक पढ़ चुके हैं तो, और अगर बुक नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर जानते हैं। सातकोड़ी का जन्म हुआ था 1929 में, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में, 10 का जवाब देंगे सभी लोग। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? पाठ पुस्तक से लिया गया है बच्चों, हमारे सभी प्यारों, ये आपके पाठ पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन है मगम्मा, पापाप्ती या सीता या मंगू। तो नगर कहानी का मुख्य जो पात्र था वो था पापाती। ऑप्शन बी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। कितने लोग का ये जवाब सही था? ये 10वें क्वेश्चन का सही था? कमेंट में जरूर बताइए। अपना अपना नाम और अपने अपने विद्यालय का नाम जरूर लिखिए कमेंट में कि बी कितने लोग सही कर पाए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 11 नंबर में। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ध्यान नहीं देंगे उस पर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। मतलब ढाते विश्वास जो है वो किस भाषा से लिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, उड़िया या फिर गुजराती। तो 11 में हम आपको बता दें ये राइट आंसर होगा उड़िया। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 12 नंबर आपके सामने, अमराई का कुआं कहां है? अमराई का कुआं, ये सब जितने भी आपको मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, खुशी की बात है, आप बुक पढ़ चुके हैं। और अगर लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन नया है आपके लिए, इसका मतलब कि आप जाके एक बार अपना बुक जरूर पढ़ें। पढ़ लेंगे, सारे किताब के सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे। 3 सवालों में कुछ जान नहीं है, दम आराम से बताएंगे आप सभी लोग। अमराई का कुआं कहां है? तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है। लेखक जब जाता है तो उसके रास्ते में ही पड़ता है अमराई का कुआं। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अब आ गया है जोड़ी में 13। देखिए सातकोड़ी होता कथाकार है, अभी भी जाने थे सातकोड़ी का जन्म कब हुआ था। अभी उसी पार्ट से ले लिया गया दूसरा क्वेश्चन कि सातकोड़ी होता कथाकार है। ऑप्शन है पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या फिर हिंदी के। तो 13 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया के। 14 देख लेते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? गांधी जी जो है आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान कब किस परिस्थिति में देते हैं? ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा। तो बता दें इस 14 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो हृदय से जुड़ा होता है, आपके हृदय स्पंदन से जुड़ा होता है। चलिए आगे हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अपने गद्य की रचना की। मतलब 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की स्थापना की थी 19 दिन में? तो लेखक के द्वारा अगर बुक पढ़ चुके होंगे तो इनका जवाब पता होगा। 27 गद्य का रचना कर पाया था लेखक अपने 27 दिनों में, 29 दिनों में 27 गद्यों का वो रचना कर पाया था अवेन्यू के लेखक में।
अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ गया है 16 नंबर में बच्चा सब। चलो 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं इसका जवाब इस बार कौन कौन दे पाता है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी किस भाषा से प्रेरित किया गया है, किस भाषा से लिया गया है। 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे हमारे प्यारों, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी या फिर कन्नड़। तो चलिए इसे 16 का जानते। धरती कब घूमेगी, तो धरती घूमेगी राजस्थानी भाषा से, मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 17 का जवाब देंगे। आपको बताना है पापाती, पापापाती जो है वो कौन से रोग था, कौन सा रोग था, उसको कौन सा रोग हुआ था, टिटेनस, कैंसर, हैजा या फिर मेनिंजाइटिस। तो आपको बता दें कि 17 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 17 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 18 स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देंगे सभी लोग। 18, वीरेंद्र डगवाल ने किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वीरेंद्र डगवाल को किसके लिए मिला गया था। ऑप्शन 4 मिलेंगे। चलिए इसका अगर आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता बताते हैं मैम है। बी इसका राइट आंसर होगा, दुष्चर्यमित शिष्टा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 को देख लेते हैं, 19 में क्या चक्रव्यूह तो है, क्या चक्र रचना किया गया है ये देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 4 फिर से आपको मिलेंगे, मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या फिर आगे। तो आपको बता दें 19 जो है यह कथन कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि आदर्श समाज जो है वह स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह कथन भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। 20वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का 20वें नंबर में क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गांधी जी तो अहिंसा पुजारी थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर क्या थे यह बताना है। ऑप्शन 4 मिलेंगे यहां भी, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा को अप्रत्यक्ष कारण मानते थे, किसका, बेरोजगारी का। मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर। कितने लोग का दिमाग में आया होगा अशिक्षा, लेकिन याद रखें अशिक्षा यहां पर ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर चूंकि पिछड़ी जाति को बिलोंग्स करते थे इसलिए वो जाति को ज्यादा प्रथा मानते थे। चलिए 21 आते हैं, देखते हैं 21 को। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कौन कैसा होता है। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन देखते हैं, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ए ऑप्शन, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह या फिर पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो चलिए इसका हम आपको बता दें कि भाईचारा जो होता है, दो भाई, दो जाति, दो लोग एक दूसरे से भाईचारे से उस बंधन की तरह जुड़े होते हैं जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता है। क्योंकि दूध में पानी मिलने पर ना तो पानी का पता चलता है ना तो दूध का, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 22 को देखते हैं, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मदन किसका पुत्र था। यह तो हमें पता है, पक्का दम आग लगा देंगे इस क्वेश्चन में हम सभी लोग, एकदम मेरे प्यारों सारों बता देंगे, सारी बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। तो मदन जो पुत्र था, मदन पुत्र था गिरधर का। ऑप्शन बी जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी हाथों 23 को भी बताते हैं हम लोग। 23 का देखते हैं क्या राइट आंसर होता है। 23 हमारे पास है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत जो है कैसी कहानी है। ऑप्शन देखते हैं, शायद कुछ अनुमान लग जाए आप लोग को। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो आपको बता दें कि 20 का जो दांत है यह कहानी मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 24 को देखते हैं। 24 स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब जानेंगे। प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न जो है मानव का क्या अर्थ है।
ऑप्शन 4 आपको मिलेंगे। चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो 24 का राइट आंसर होगा प्राचीन मानव, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 25 दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो रचना है ये सरहर पाद की रचना है, ऑप्शन ए जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों को थोड़ा तेज करने का प्रयास करेंगे क्योंकि फाइनल रिवीजन चल रहा है आप लोग का, और इस फाइनल रिवीजन के बाद हमें एग्जामिनेशन में भी अपना दम झंडा गाड़ देना है, अपनी मजबूती साबित कर देनी है कि हम भी कहीं से स्पेशल पढ़ के आए हैं। चलिए, बेतवा कहां है, बेतमा, सॉरी माफ कीजिएगा, बेतमा कहां है, बेतमा बताना है कहां है। तो बेतमा जो है यह है पटना के पास का एक छोटा सा जगह, लेखक को प्राप्त होता है, ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। 27 देखते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यह भी आपको पाठ्य पुस्तक से, आप पाठ एक बार पढ़ लीजिए, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे, एकदम आसानी से पता चलेगा। अभी पता नहीं चलता होगा जिनको, जिनको पता चल रहा है इसका मतलब पहले से पढ़ चुके हैं, एकदम 100% कंफर्म है ये। तो रिश्तेदार पत्नी के रुपए कितने खोए थे, तो रुपए खोने की जो क्रिया थी वो 11 रुपया खोया था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं आज के 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 देखते हैं आपके सामने, शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर किस रूप में जाने जाते थे। तो शेक्सपियर जो थे वो एक नाटककार थे, वो नाटक लिखते थे, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। चलो 29 देखिए, 29 में बिरजू महाराज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम इसे बोर्ड मॉडल कहेंगे। आप लिख लीजिए, बोर्ड मॉडल के लायक क्वेश्चन है ये, एकदम आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कब मिला था, तो ये उनको मिला था 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी इस राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 30 देखते हैं। 30 आपके सामने है कि सुजान रसखान किसकी रचना है। सुजान रसखान जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना बताता है, ये रसखान की रचना है, रसखान के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 31 संतू मछली लेकर क्यों भागा। ये सब क्वेश्चन तो दम बुक से हैं, दम आराम से जवाब देंगे आप लोग। संतू जो है मछली लेकर भागा था ताकि वो कुएं में डाल सके मछलियों को, और अपने साथियों से चुरा के उससे भाग गया था, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन डी के साथ। 32 देखते हैं। 32 है, आपको बताना इसमें यह है कि सुलोचना क्या थी। सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री, मंत्री, गायिका या फिर नर्तकी। तो आपको बता दें कि सुलोचना जो थी एक प्रकार की अभिनेत्री थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 33 टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय एक प्रकार के रूसी लेखक थे, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 34 देख लेते हैं। 34 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। अच्छा प्रश्न आ गया, गुरु नानक का जो जन्म है वो कहां हुआ था, तो गुरु नानक साहब का जन्म नानकाना साहब में हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 का नाम 35 है रहीरास किसकी कृति है। रहीरास के लेखक का नाम बता देना आपको, इसमें लेखक का नाम अगर आप याद रखें तो बता दीजिए आराम से, नहीं याद है चलिए हम आपको बताते हैं। रहीरास जो है गुरु नानक की कथा है, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 36 आ गया स्क्रीन पर। 36 का जवाब जानेंगे हम सभी लोग। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पैटी कोटी हिंदू वारिये, ये कथन किस कवि के द्वारा कहा गया था, तो 36 का राइट आंसर जो होगा ये कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका उत्तर सही होगा। 36 खेत शब्द कैसा है। चलिए व्याकरण से क्वेश्चन पूछा। व्याकरण में तो सभी को मजा आता है, व्याकरण में क्वेश्चन तो दम गर्दा उड़ा देते हैं। तो बताइए खेत क्या है, खेत क्या है, विदेशज, तद्भव, देशज या फिर तत्सम। तो आपको बता दें खेत जो है ये तो कोई बिगड़ा हुआ रूप नहीं है, इसका मतलब कि हमारे गांव देहात में प्रयोग किया जाता है, तो हम इसे कहेंगे देशज, ऑप्शन सी जो होगा एकदम सही उत्तर होगा। चलिए 38 देखते हैं। 38 आपके सामने क्वेश्चन आ गया है
कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। प्रेमधन जो थे वो किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग या फिर छायावादी युग? तो 38 का जवाब आपको बता दें, 38 का आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग, क्योंकि भारतेंदु के साथ साथ ये अपनी कविताओं को प्रख्यात किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। 39 देखते हैं, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? कवि के साथ साथ वो एक कह सकते हैं कि नेता और एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे। तो समाज को सुधारने के लिए किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रेमधन के द्वारा जो स्थापना किया था समाज का, उसका नाम था रसिक समाज। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 40 देखते हैं, 40 क्वेश्चन, प्रेमधन का जन्म कहां हुआ था? देखिए प्रेमधन से 3 क्वेश्चन यहां पर मिल गए आपको, ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप काउंट करते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं वीडियो। जब तक 50 नहीं होगा तब तक वीडियो नहीं छोड़ेंगे, ये ठान के यहां तक हम पहुंचे हैं। 50 छोड़े, 50 हो जाता है, आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई परवाह हमें नहीं है वीडियो छोड़ने से। प्रेमधन का जन्म हुआ था, तो प्रेमधन का जो जन्म हुआ था, यह जन्म हुआ था मिर्जापुर में। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 41, भारत माता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन पढ़ने से क्लियर होगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी या विंध्यवासिनी? देखिए कितने अच्छे वाक्य हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पकड़ में आ गया होगा। 41 का राइट आंसर क्या होगा? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता जो है गांव में बसती हैं, ऐसा लेखक का मानता था, इसलिए इसको में हम कहेंगे ऑप्शन सी होगा ग्रामवासिनी। ऑप्शन सी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 42, भारत माता कहां निवास करती हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी डिस्कस किया और उसी पर आ गया क्वेश्चन। तो भारत माता हमारी गांव में निवास करती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये हमारा मानना नहीं है, ये लेखक का मानना था कि हमारी भारत जो है, हमारी जो देश है वो गांव में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। 43 देखते हैं, अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? आपको बताना अज्ञे के नाम पर, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर हालावाद। तो 43 में अगर आप लोग समझें तो 43 का राइट आंसर होगा प्रयोगवाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 50 के नजदीक हम लोग पहुंचने वाले हैं और अपना अपना बताएंगे इसमें से कितने लोग अभी तक 50 पूरा कर सके हैं। 50 नंबर तक, अगर 50 नंबर तक जिनका 50 पूरा हो गया, इनकी मतलब उसकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, वो बेहतर तैयारी कर चुके हैं। और नहीं हुई है, आगे में बने रहें आप। कुंवर नारायण कैसे कवि थे या कैसे कवि हैं? तो कुंवर नारायण के बारे में अगर आप जानते हो तो वो रहस्य को सस्पेंस बना के कहानियों को बताते थे, इसलिए उनकी कहानी जो थी या उनके कवि जो थे वो रहस्यमयवादी कहलाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा। 45 देखते हैं, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे? देखिए कवियों के विचारधारा से भी कई सारे क्वेश्चन यहां बनाए जा रहे हैं आपके, और इसी प्रकार का बिहार बोर्ड बनाता है, एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न पर यह क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। तो 45 का राइट आंसर हुआ रहस्यवादी, अर्थात वीरेन डंगवाल और कुंवर नारायण जो थे वो दोनों रहस्यवादी थे। मतलब पहले का राइट आंसर ए हुआ, तो 45 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर में, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो चलिए इसका अगर राइट आंसर जानते हैं तो आपके सामने कपट, चलिए पहला ही आपको पुल्लिंग मिल गया, यही पुल्लिंग है। सुंदरता स्त्रीलिंग है, मूर्खता ये भी स्त्रीलिंग है, और निंदा ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के पर कई सारे हम वीडियो बना चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। कपट यहां पर पुल्लिंग है, अर्थात ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 47, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन तो हिंदी में जैसे जानते होंगे द्विवचन नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो एक वचन होता है और उसके साथ साथ द्विवचन बहुवचन होते हैं। तो एक वचन नहीं है, आपको बताना है समाचार, ये तो हमेशा बहुवचन में आता है, याद रखेंगे। आग जो है, इस बारे में अगर जाने तो आग जो है ये एक वचन है, हवा एक वचन है, वर्षा एक वचन है। पूछा हमसे क्या था, एक वचन नहीं है, तो मेरा राइट आंसर तो पहला हो चुका है समाचार।
समाचार हमेशा बहुवचन रूप में बनाए जाते हैं। और एक शब्द और लीजिए, आप ले लीजिए प्राण, ये भी हमें बहुवचन ही मिलते हैं। जैसे अगर वाक्य प्राण से बनाना होगा तो बनाएंगे उनके प्राण उड़ गए, ये नहीं कि उसका प्राण उड़ गया, ऐसा गलत वाक्य होगा। साथ ही साथ आप याद रखें दूसरा वाक्य, दूसरा वर्ड साग, साग भी जो है ये बहुवचन रूप में वाक्य बनाए जाते हैं। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, वचन का क्या अर्थ होता है। अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा फेमस। ऑप्शन है कहना, संख्या, बताना या फिर ये सभी। थोड़ा सा फंसा रहा है आपको क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हैं आप बता सकेंगे। वचन जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज आप बोलते हैं उसको भी वचन कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे कि जो हमारे श्री राम के पिताजी जो थे अयोध्या के राजा दशरथ, वो अपने वचनों के कारण ही अपने बड़े पुत्र अर्थात श्री राम को जंगल या निवास भेज दिए थे, जंगल भेज दिए थे, वनवास भेज दिए थे। तो वचन एक प्रकार का कहना है, संख्या भी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और बताना, वचन मतलब किसी को कुछ कह के बताना। ये सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ। यहां बढ़ेंगे 48 में आगे। चले 49, अभी बता सकेंगे आप लोग कि यहां तक कितने लोग का 50 पूरा हो चुका था। 49 देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री, तो देखिए प्रधानमंत्री और भारत के बीच ये संबंध को स्पष्ट करता है। तो हम यहां 49 में बताएंगे आपको कि 49 का राइट आंसर होगा संज्ञा के प्रतिबंध, मतलब भारत के प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विरोध कराता है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 50 देख लेते हैं और बताएंगे जरूर कि आपको यहां तक कितने क्वेश्चन का जवाब 50 तक मिल पाया था। कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए कि 50 तक आते आते आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए थे। बच्चे खेलते खेलते, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, खेलते खेलते होगा, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। बच्चे खेलते खेलते थक गए, इसमें क्रिया बताना है आपको। तो 50 में आपको बता दें कि ये 50 जो है ये असमापिका क्रिया है, मतलब यहां पर वाक्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। थक गए, तो थकने के बाद खेलते खेलते क्या किए ये नहीं बताया गया, मतलब इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। कमेंट कीजिए कितने आंसर आप अभी तक सही कर पाए थे। चलिए अगर 50 पूरा हो चुका है वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं पूरा हुआ 51 देखिए, 50 पूरा करके ही जाएंगे, ये आज ठान के यहां तक हम पहुंचे हैं। 51, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं, ये जो आपके सामने आराध्या है, ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या है। तो आराध्या इसका संज्ञा है या कह सकते कर्ता है, तो कर्ता नहीं दिया है, संज्ञा दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। 52 देखते हैं, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना, ये हो सकता है सूखा पड़ना, ये भी हो माना जा सकता है, लेकिन यहां पर अगर सही देखें तो भयंकर क्रोध में होना, ये सार्थक लग रहा है। अंगार बरसना मतलब वो गुस्से से अंगार हो चुका है, आग बबूला हो चुका है, मतलब भयंकर क्रोध में होना, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 53 देख लेते हैं। 53 है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। दूसरे के बच्चे को अगर कोई स्त्री जो है, महिला जो है वो पालन पोषण करती है तो उसे क्या कहा जाता है। चलिए आपके सामने ऑप्शन है दाई, अन्योन, धाय या फिर भामिनी। तो 53 में हम आपको बता दें कि 53 का राइट आंसर होगा, कुछ लोग तो दाई पर निशाना लगा चुके होंगे, उसको दाई नहीं कहा जाता है। बच्चे को जो पालती है उसे दाई नहीं बोला जाता है, जो घर में काम करती है, जैसे बर्तन मांजना या फिर खाने बनाने का काम दूसरे घर में जाके करती है, वो दाई कहलाती है। बच्चे को पालने वाली कहलाती है धाय, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 54 देखते हैं। 54 में समझेंगे, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है। कारक देखिए आपको यहां से आपको से के शब्द में मिल जाएगा। से तो घर से बाहर गया मतलब घर से वो अलग हो गया, और अलगाव के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कौन सा कारक प्रयोग करते हैं, आपादान। अलगाव के क्षेत्र में आपादान का से विभक्ति प्रयोग किया जाता है, मतलब यहां 54 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ।
चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर गणेश जी को या गणेश भगवान को बोला जाता है, अर्थात जिसका लंबा उदर होता है, जिसके लंबे नाक होते हैं, उसे बोला जाता है लंबोदर। अर्थात ये किसी अन्य चीज को डिनोट करता है, किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्त करता है। तो 55 में हम कहेंगे इसे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 56 देखिए, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दसमुख, तो इसमें देखिए शब्द आ गया, शब्द में संख्या आ गया 10, तो जिसमें संख्या का बोध हो जाता है वो द्विगु समास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 57, अनुवाद का कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद, देखिए अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है आपको यह बताना है। उपसर्ग की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि शब्द के पहले ऐसा शब्दांश जो शब्द के अर्थ में लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहां पर आप जानेंगे कि अनुवाद जो है वो किसमें है। इसमें आपको बताना है औ, अनु, अन या फिर औ। तो इसमें अनुवाद, वाद में अनु लगा हुआ है, इसलिए हम बढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ। 58 देखिए, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत होगा अनर्थ, मतलब सी। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो हम जानते हैं, सब लोग मार लेंगे। और व्याकरण का सेक्शन आपको लास्ट में ही मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को पूरा देखें। ये नहीं कि शुरू वाले ही को ही अनुमान से टिक लगा दे और आप गलती करके आ जाएं। पूरा 100 क्वेश्चन देखना है और जिसका 100% आप जवाब जानते हैं उसको पहले आपको जवाब देना है। 59, विज्ञान में कौन प्रत्यय है? विज्ञान में प्रत्यय बताना है। तो विज्ञान, ज्ञान में वी लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। माफ कीजिएगा, ये प्रत्यय पूछ दिया है, हम आपको उपसर्ग बता दिए। विज्ञान में आपको प्रत्यय बताना, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो आपको बता दें 59 जो है, इस 59 का राइट आंसर होगा आन। आन जो होगा ये प्रत्यय होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता उपसर्ग तो उपसर्ग आपका वी हो जाता। चलिए 60 देखते हैं, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी, तो कबूतर एक पक्षी है, लेकिन पर्यायवाची बताना है आपको। पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जिसके अर्थ सेम होते हैं। ऑप्शन देखिए, गरुड़, ये तो एक पक्षी का नाम ही दे दिया। क्षिति, क्षिति नहीं मान सकते हैं, परिंदा कह सकते हैं, परिंदा पक्षी को बोला जाता है। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस 60 का राइट आंसर होगा। 61 देखते हैं, 61 आपके स्क्रीन पर आ चुका। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? जो हम लोग बोलते हैं किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी दुश्मन से, तो वो कब 20 के समान, जहर के समान हो जाती है? ऑप्शन है राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ए और बी तो यहां पर दम निरर्थक है, इसे काट दिए हम। सी इज राइट आंसर, ज्ञान के बिना। ज्ञान के बिना वाणी जो होती है वो 20 के समान होती है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। 65, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज के द्वारा ठुमरिया जो थी वो किसके द्वारा सीखी गई थी, ये आपको बताना है। तो 62 का राइट आंसर होगा अम्मा से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 63 देख लेते हैं, किसी प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम का पीर मतलब प्रेम प्रसंगों की कवि कहे जाते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहां भी आपको दिखेंगे, मीरा, महादेवी वर्मा, घनानंद या फिर सूरदास। तो 63 में हम आपको बता दें कि 63 का आपका राइट आंसर होगा घनानंद जी को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 64 देखते हैं, बहादुर का बाप कहां मारा गया था? काफी दुखद घटना थी, लेकिन आपको बताना है कि बहादुर का बाप जो था वो कहां मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर चरवाही में? तो 64 अगर आप पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा, युद्ध में। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 65, किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? कौन ऐसा हुकार भरता है? रावण एक था जो हुकार भरता था तो पूरी अयोध्या हिल जाती थी, ऐसे माने जाते थे उस समय। लेकिन यहां पर किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती थी, ये बताना है। शासक, राजा, विदेशी या फिर जनता? तो जनता तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं, किसकी हुकार से महलों की नींव उड़ जाती थी? जनता ही होगा, क्योंकि जनता हुकार भर के इसमें विरोध करती थी। ये पाठ्य पुस्तक में दिया गया आपको। माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 66 देखते हैं, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है?
पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साकी है, मतलब किसके चित्र है या किसका चित्रण दिखाया गया है इस 66 में ये बताना है। तो 66 का राइट आंसर होगा मानव का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 67 देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो जीवानंद के दास की कविता जो थी, जीवानंद दास जो थे उनकी कविता जो थी उनका हिंदी में रूपांतरण करने का श्रेय जाता है प्रयाग शुक्ल को, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 68 देखते हैं, 68 स्क्रीन पर आ चुका है और कितने लोग का अभी तक 50 पूरा आया ये भी कमेंट में बताइए। कब 50 पूरा आया है, किस नंबर तक, ये आप लिख के बताइए, इससे हमें आइडिया मिलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर जी को ज्ञानपीठ की पुरस्कार की रचना जो थी वो किस पर प्राप्त हुआ था? 68 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 69 कौन सी कृति रसखान की नहीं है? 4 ऑप्शन है, रसखान जो नहीं बताए थे वो आपको इसमें से चुन के अलग कर देना है। तो इसमें प्रेम फुलवारी जो है ये रसखान की नहीं है बल्कि बी डी सी ये तीनों की तीनों है, लेकिन यहां पर मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 आगे है क्वेश्चन, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि कैसे हैं? तो कुंवर नारायण जो कवि हैं अभी अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में हम लोग समझे थे। कुंवर नारायण एक प्रकार की रहस्यमयी कवि है, रहस्यों को बताते हैं। तो 70 का राइट आंसर होगा नगर संवेदना, चूंकि रहस्य यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 71 कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सा इसमें से लेखन है जो अज्ञेय के द्वारा नहीं बताया गया था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलन यामिनी। ये जो है अज्ञेय के द्वारा नहीं है बल्कि ए, बी और सी ये तीनों के तीनों अज्ञेय के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए 72 देखते हैं, 72 स्क्रीन पर आ गया है कि पापाती को उसकी मां इलाज के लिए कौन से शहर लेके गई थी? ये तो आपके पाठ्य पुस्तक से है, ये तो हमें पता है कि आप सभी लोग को पता होगा। तो पापाती जो थी उसकी मां का इलाज के लिए वो कहां गई थी? तो वो ले गई थी मदुरै में, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 73 देखते हैं, 73 क्वेश्चन है कि कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? ऑप्शन 4 मिलेंगे यहां भी आपको। तो 73 का आपका राइट आंसर होगा एक जानी दुश्मन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74 देख लेते हैं, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये 74 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाम्या से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 75 नंबर। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ये भी अच्छे क्वेश्चन है। जीवनानंद किस भाषा में उनकी कविता आती है? तो जीवनानंद जी का मेन कविता आता है मुख्य रूप से बांग्ला में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 76 देखते हैं, 76 है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? रिल्के के द्वारा जो कविता लिखी गई है या बताई गई है आपको वो किस तरीके की है? श्रृंगार की है, वीर की है, भक्ति की है या फिर अद्भुत की है? तो 76 जो है इस 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति। भक्तिमय कविता का संकलन करते हैं रिल्के नामक कविताकार या कह सकते कवि। 77 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था? ये तो हमें पता है, सबको आग लगा देगा। पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ में जन्मे थे हमारे बच्चों। चलो 78 देखो, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज किस रूप में जाना जाता है? हमारे प्यारों जल्दी से बताओ 78 का राइट आंसर क्या होगा? ला शत्रुज एक इमारत का नाम है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? लास्ट में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको भी यही करना है, अंतिम तक आपको क्वेश्चन देखने हैं तब जाके आपको 50 सही और सटीक सिलेक्ट करने हैं आपको। अज्ञेय का जन्म कब या किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 80 देखते हैं, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन सा है? नरक का विशेषण ऑप्शन देखते हैं, पता चलेगा। नरकी क्या होगा? नहीं होगा। नारकीय, हाँ ये हो जाएगा। नरखत नहीं होगा,
नरक्यूर, ये भी नहीं होगा, मतलब इसमें भी हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए 81, रसखान किस काल के कवि थे? ये तो काफी बार क्वेश्चन पूछा, आप इसे बोर्ड मॉडल लगा सकते हैं। ये सब जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में 102% आने की संभावना है, याद रखेंगे इस बात को। रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 82 देख लेते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी, तो स्वदेशी जो है ये दोहा के रूप में बताया गया है, दोहा के रूप में प्रस्तुत की गई है, मतलब इसका राइट आंसर बी होगा। 83 देखते हैं। सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर के कविताकार बताने हैं, क्या होगा? यह कवि के नाम बताने आपको। तो 83 का राइट आंसर होगा घनानंद जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 84 देख लेते हैं। 84 है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दुधमुही, आप ध्यान से देख लीजिए, दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे और यह किया था जनता के लिए, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 85 देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद, ये सब कविता से क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं और कविता के क्वेश्चन भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर पता होगा तो अच्छे से बताएंगे, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, आपको जो पता है पहले उनका जवाब आप देते जाएंगे। 85, तो 85 का हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा दुष्चक्र में षष्ठा, ऑप्शन ए जो होगा इसका शुद्ध उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि के बारे में बताना है। तो नागरी लिपि जो है यह लिया गया है मुख्य रूप से आपके भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 87 देखते हैं। रसूलबाई थी, रसूलबाई क्या थी? नर्तकी थी, डांसर थी मतलब, या फिर गायिका थी, कवित्री थी, या फिर लेखिका थी? तो रसूलबाई जो थी वो एक प्रकार की गायिका थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चले 87 हो चुका है, 88 के पास। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? ये तो आप बता देंगे, और नहीं पता तो जाके जरूर आज के आज आप कॉपी पर सारे लेखक और कवि का नाम लिखिए और उसे एक बार रट्टा मार जाइए, एकदम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो एकदम आसानी से निकल जाएंगे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो यह रचना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 89 देखते हैं। 89 मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली, ये काफी प्रचलित और काफी मेरा तो फेवरेट ये कह सकते हैं कि एक पाठ था जो लिखा गया था विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा इस कहानी का जो संग्रह किया गया था वो किस तरीके से किया गया था? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या कोठरी की बात को लेकर? तो 89 हम बता दें, 89 का आपका राइट आंसर होगा महाविद्यालय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अभी तक उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग का 50 पूरा हो चुका है, और अगर जिनका नहीं पूरा हुआ है वो बहुत खुशी की बात है, अभी तक मेरे पास वो बने हुए हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए आपके लिए भी एक जोरदार कह देंगे हम कि आप इसी तरीके से लगे रहिए। आप एकदम अभी 50 पूरा नहीं किए तो क्या हुआ, एग्जाम में 50 एकदम पूरा कर पाएंगे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर या फिर बिजनेसमैन? तो 90 में बता दें वो एक प्रकार के बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 91 ये तो आप बता देंगे। नौबत खाना का अर्थ क्या है? उम्मीद करते ये बता देंगे। ये 91 तो सब लोग बताएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंजिल ध्वनि बजाने का स्थान, जो नौबत खाना के रूप में था। चलिए 92 देखते हैं। 92 कोशिश का पर्यायवाची शब्द, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती कहा गया है। तो कोशिश जो है वो उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची मतलब आपको उसी से मिलता जुलता,
मजबूरी नहीं होगा, कुछ करना मान सकते हैं, लगातार प्रयास। देखिए इसमें कई सारे सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो कोशिश का मतलब प्रयास हो सकता है, लगातार ये तो नहीं होगा, कोशिश तो नहीं ऐसा होता है। मतलब यहां पर हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 93 देखते हैं, कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का आधुनिक रूप बताना है आपको, तो कर्म का आधुनिक रूप या आज का जो काम हो गया है इसको कह लेते हैं हम लोग, ये कहलाने लगा है कर्म। कर्म जो था वो कर्म में बदल चुका है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे है 94 नंबर। आपको बताना है कि प्रेम अयनी श्री राधिक प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद कौन सा रस है? मतलब ये जो आपको बताना है, ये जो आपके सामने प्रेम का गीत गाया जा रहा है, ये कौन सा रस है? तो ये एक प्रकार का श्रृंगार रस है, श्रृंगार की बातें कही जा रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना का कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना भाई लोग, सभी लोग बताइए 95 का राइट आंसर क्या होगा? ये इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 96, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम ये तो आप टन्ना मारेंगे, हमें पता है, पक्का दम इसमें आग लगा देंगे। मोहन सर्वनाम है? नहीं, संज्ञा है। आप, कमला, गुड़िया, आप इसका हो गया सर्वनाम। अर्थात आप, मैं, वह, यह, ये सब सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। मतलब 96 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे है 97 नंबर। अधिकार शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। अधिकार में उपसर्ग वही जो शब्द के पहले लगता है। तो अधिकार में कार में अधि लगा हुआ है यहां पर, तो ये अधि यहां सही हो गया, मतलब सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में। पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कितने आसान है, लास्ट क्वेश्चन तक आप बने रहेंगे तो आसान क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको, ये पक्का ठान के जाइए एग्जामिनेशन में। पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो पंचम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पव जोड़ चम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 99, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य याद रखें, वाक्य नहीं लिखा हुआ है, वाक्य ये नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप ध्यान से, वाक्य नहीं लिखा हुआ है बल्कि वाच्य लिखा हुआ है। यहां पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या अभी तक 50 पूरा कर पाए थे? अगर अभी तक नहीं कर पाए थे तो इस क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, 50 पूरा करते जाइए। और ये अंतिम क्वेश्चन आज का हुआ होमवर्क में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम क्वेश्चन आपके होमवर्क में होता है, इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।